दोस्तों नमस्कार, मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और मस्त होंगे और मस्त मन लगा के पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों पे चल रही होगी। तो चलिए आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लिखा पढ़ा देख रहे होंगे कि मानव श्वसन तंत्र, हमें जैव प्रक्रम के अगले चैप्टर यानी कि हमने एक टॉपिक को पढ़ लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है। तो आज हम रिस्पायरी सिस्टम को पढ़ेंगे, मानव श्वसन तंत्र। इनसे जो प्रश्न बनेगा, मुख्य प्रश्न होता है कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और उसके बाद दूसरा प्रश्न ये तो हो गया। दूसरा प्रश्न में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, तो फेफड़ा। और तीसरा प्रश्न पूछे अगर आपसे कि मानव श्वसन तंत्र की सबसे मतलब फेफड़े की मूल इकाई क्या है, तो फेफड़े की मूल इकाई क्या होती है, कूपिका होती है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम अपने सेशन की बात कर लेते हैं मानव श्वसन तंत्र में। तो मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रिस्पायरी सिस्टम की बात कर लें। इनमें सबसे पहले हमें एक शब्द दिखता है श्वसन ना। ये श्वसन क्या है ना, रिस्पायरेशन क्या है, तो आप बात कर लीजिए भाई। हम चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं श्वसन की। तो अगर हम पूछें आपसे श्वसन क्या है ना, श्वसन अगर पूछे, श्वसन पूछे आपसे अगर, तो बात क्या बताएंगे भाई आप श्वसन के बारे में ना। रिस्पायरेशन क्या है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप, श्वसन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि अगर आपसे पूछे कि श्वसन क्या है तो आप क्या बताएंगे। बस सीधी बात, एकदम सरल शब्दों में हम आपको श्वसन की परिभाषा बता दें जो बिल्कुल सहज है। मतलब इतना सरल, देखो कुछ नहीं, श्वसन है क्या, तो याद रखना कोशिकीय स्तर पर, कोशिकीय स्तर पर ना, किस स्तर पर भाई, कोशिकीय स्तर पर कोशिकाओं द्वारा, किसके भैया, कोशिकाओं द्वारा, कोशिकीय स्तर पर कोशिकाओं द्वारा, कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन यानी कि, अरे चलो क्या लिखना भाई, ऑक्सीजन। कोशिकीय स्तर पर, कोशिकीय स्तर पर कोशिकाओं द्वारा O2 यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ग्रहण करना तथा, तथा भाई क्या, तथा क्या निकलता है श्वसन के बाद, जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, किसको निकालते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं ना। तो CO2, CO2 को मुक्त करने की, मुक्त करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, श्वसन कहते हैं। हाँ, कोशिकीय स्तर पर जब भी श्वसन हो, यानी कि कोशिकाओं के स्तर पर, जैसे माइक्रो सांस आप ऑक्सीजन लेते हो तो माइक्रोकांडिया में दहन की प्रक्रिया होती थी, ये कोशिकीय स्तर से। जब कोशिकीय स्तर पर कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाए, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, श्वसन कहते हैं ना। तो आप कहेंगे फिर जब ये श्वसन है ना, तो और इसी में अगर हम बात कर दें, आगे हम लिख दें इसमें, ये हो गया। दूसरी बात, इसी की मुख्य बात जान जाइए, श्वसन जो है यह कैसी प्रक्रिया, तो यह रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया भाई ना, यह एक रासायनिक, कैसी प्रक्रिया है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। और अगर ये रासायनिक प्रक्रिया है ना, श्वसन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया, और श्वसन में एंजाइम क्या करते हैं। और अगर एक बात आप याद रखिएगा नोट यहीं पे, श्वसन में क्या करते हैं भाई, श्वसन में एंजाइम, श्वसन में एंजाइम, एंजाइम भाग लेते हैं, सॉरी भाग लेते हैं। ये आप याद रखना इतना यहां से ना, क्या भाई,
कि कोशिकीय स्तर पर कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन में क्या करते हैं भाई, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या लेते हैं भाई, भाग लेते हैं। श्वसन में क्या करते हैं, एंजाइम की सहायता से श्वसन, या भाग लेने का मतलब अगर हम इसे और सीधे संपन्न कर दें तो एंजाइम की सहायता से श्वसन संपन्न होता है, ऐसा लिख लें, सीधे स्पष्ट लिख दें। क्या लिख दें भैया, इसे जरा हम मिटाएं, तो मिटाने के लिए क्या करें, मतलब इसे मिटा दें तो सीधे स्पष्ट लिख दें ना, श्वसन की क्रिया एंजाइमों की सहायता से क्या होती है, संपन्न होती है, ऐसा लिख दें। ये थोड़ा सा रेज कर दें। श्वसन की क्रिया एंजाइमों की सहायता से संपन्न होते हैं। श्वसन की क्रिया एंजाइमों की सहायता से क्या होते हैं, श्वसन की क्रिया एंजाइमों की सहायता से संपन्न होते हैं। तो आपके मन में, आपके जहन में एक प्रश्न उठता होगा, जब ये श्वसन है तो फिर क्या ब्रीदिंग, एक शब्द सुना ब्रीदिंग ना, तो ब्रीदिंग क्या है। आपने यहाँ पे सर लिखा है कि कोशिकाओं द्वारा कोशिका को ऑक्सीजन को, मतलब क्या करना, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेना, O2 ग्रहण कर लेना, CO2 मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिए, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन की क्रिया एंजाइमों की सहायता से क्या होती है भाई, संपन्न होती है। तो अगला आपकी यहीं पे अगर बात पूछ ले, ये तो इतना समझ गया ना, आगे अगर आपसे पूछ ले भाई ये सांस लेना मतलब, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो ब्रीदिंग, क्या कहते हो भाई, सांस लेना मतलब ब्रीदिंग ना, ब्रीदिंग, सांस लेना मतलब ब्रीदिंग। अगर आपसे पूछे सांस लेना तो ब्रीदिंग, तो ये क्या है ब्रीदिंग ना, तो आप ये क्या होंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, वातावरण किससे भाई, ये हमारा पूरा वातावरण से हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन का क्या करे, ऑक्सीजन का विनिमय करे, ऑक्सीजन को ग्रहण करे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करे, किसके माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से। इसे हम क्या कहते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं ना। तो अगर आपसे ब्रीदिंग के बारे में पूछे तो वातावरण और फेफड़ों के मध्य क्या लिखोगे भैया, चलो काले पेन से लिख देते हैं भाई इसको हम ना, क्या लिखेंगे, वातावरण और वातावरण एवं फेफड़ों के मध्य गैसी ना, कैसा भाई, फेफड़ों के मध्य गैसों लिख लो, सीधे होगा, गैसी नहीं, गैसे लिखो सीधे, गैसों का क्या किया जाए, गैसों का क्या हो जाए भाई, जब गैसों का हो जाएगा विनिमय, गैसों का मध्य गैसों का विनिमय क्या हो भाई, गैसों का विनिमय, उसे हम क्या कहते हैं, विनिमय हो उसे हम कहते हैं सांस लेना। क्या कहते हैं भाई, सांस लेना कहते हैं। यानी कि फेफड़ा, हमारे अंदर फेफड़ा जो है उसे, और वातावरण से क्या करे, गैसों का मतलब क्या हो जाए, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, जब गैसों का आदान प्रदान हो फेफड़े और वातावरण के बीच में, उसे हम कहते हैं सांस लेना। और ये कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक भौतिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है भाई, एक यह भौतिक प्रक्रिया है। और भौतिक प्रक्रिया के साथ साथ ना, देखो इनमें क्या है, कोशिकीय स्तर पर होता है, इनमें क्या है, वातावरण और फेफड़ों के मध्य विनिमय होता है ना। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, यह कैसी है भाई, एक भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्या है, तीसरा, ये क्या लिखा है, रासायनिक प्रक्रिया, और इसमें क्या लिखा है, श्वसन की क्रिया एंजाइमों की सहायता से होती है, तो ये एंजाइमों की सहायता से नहीं होता ना, क्या लिखेंगे भाई, एंजाइमों की सहायता से नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो जब ये नहीं होता तो बल्कि किसके सहयोग से होता है, तो ये कैसी है भाई, तो याद रखना ये एंजाइमों की सहायता से नहीं होता। और जब एंजाइमों की सहायता से नहीं होता होगा तो किसी न किसी सहायता से तो होता होगा, तो वो किस सहायता से होता होगा,
तो जरा आप हमको बताओ ना। तो बस एक ही सहायता हो सकता है, क्या? पेशी गति। ये किसके कारण से होता है भाई? याद रखना, पेशी गति किसके सहायता से होता है? पेशी गति ना। किसके साथ है? पेशी गति के सहायता से होता है, यानी कि जो हमारा हृदय है उसमें जो पेशी गति हो रही है उसके कारण से ये हमारा क्या होता है? सांस लेना संभव होता है। हृदय को पचकना, फिर फूलना, फिर पचकना, फिर फूलना, ये सब पेशी गति के कारण होता है ना। लेकिन कोशिकीय स्तर पर होता है तो ये कैसा है? एंजाइमों की सहायता से होती है। ठीक है, एंजाइमों की सहायता से। हमने इसलिए पाचन क्रिया को पढ़ लिया। एंजाइम क्या है? एक विशेष प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो पाचन में हम लोगों ने पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे ज़्यादातर पूछेगा श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन की परिभाषा आप बड़ी सरल भाषा में लिख सकते हैं। श्वसन, अब ब्रीदिंग पूछ ले तो वातावरण और फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान, यह एक भौतिक प्रक्रिया है जो पेशी गति यानी कि पेशी गति के कारण संभव होती है, संपन्न होती है। तो इतनी बात समझ गए आप। चलिए आइए आगे हम बात कर लेते हैं। हम अपने श्वसन तंत्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भैया? हम अपने श्वसन तंत्र की बात कर लेते हैं। चलिए ना, हम आगे किसकी बात कर लेते हैं? तो अपने श्वसन तंत्र की बात कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा मिटाने के लिए हम ढूंढ रहे थे तो हमें मिल गया। चलो भाई आगे हम बात कर लें। ब्रीदिंग होता है मतलब सांसों का आदान प्रदान किसके सहायता से? पेशियों के सहायता से हो अगर तो ब्रीदिंग कहलाती है ना। तो इस बात को रखना है बखूबी ख्याल ना। क्यों? क्योंकि हमें करना है बोर्ड परीक्षा में धमाल। ठीक है, और इतना धमाल करना है कि ताकि हमारा जीवन हो जाए मस्त मस्त खुशहाल। चलो भाई आइए आगे बात कर लेते हैं हम ना, मानव श्वसन तंत्र को। चलिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में ना। तो कोशिश करते हैं चित्र बनाने की। जैसा कि हमने मानव पाचन तंत्र आपको बना के बनाया था। चलो भाई ठीक कुछ इस तरह से। चलो ऐसे आप डोनेट कर लो। ये हो गया भाई। और कुछ इस तरह से। चलो भाई ना, ये मान लिया। अब ये हमारी श्वास नली आ गई भाई। ये ना, चलो ये हम बना ले। यहाँ पे क्या बना ले? मुख को बना लेते हैं। ये बन गया मुख। चलो इनमें ये लगा दिया मैंने दांत, और इन्हीं के बीच चलो ये जीभ बना दिया। देख रहे हैं ना, जीभ बन गया भाई। चलो अब आगे बात कर लीजिए। ये यहीं पे इनका ट्रांजैक्शन होता है। ये हमारी आ गई भाई क्या ना। तो आगे आए हम अपनी श्वसन नली। ये यहीं पे आके ये भी जुड़ता है भोजन नली। भोजन नली की बात कर ले हैं तो यहीं पे आके ये सब जुड़ जाते हैं, सब के सब। तो इस तरह से ये दोनों आके यहाँ जुड़ते हैं, और ये हमारी यहाँ से आती रहती है भाई श्वास नली। ये चलो इसे श्वास नली। यहाँ से फिर ये दो रूपों में डिवाइड हो जाते हैं। श्वास नली ये सीधे चली आई, ठीक, ये हमारी भोजन नली हो जाती है। यहाँ तक तो इस तरह से हम इन चित्रों को समझ लिए। चलिए ये हमारा यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाता है। चलो आगे आ जाइए आप।
जैसे आप आएंगे और अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये दो रूपों में, दो भागों में टूट जाएगा। कितने भागों में टूटेगा, दो भागों में। इस तरह से चित्र को देखते चलिए, ये दो भागों में टूट जाएगा। और जैसे ही ये दो भागों में टूटेगा तो फिर निर्माण करेगा भाई, चलिए ये कुछ इस तरह से ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई आपके लिए। चलो ये बन गए फेफड़े ना, क्या बन गया भाई, ये बन गया फेफड़ा, बन के तैयार है। फेफड़ा बन के क्या है, तैयार है। चलिए ये आपको दिख रहा होगा। अब चलिए देखिएगा, ये जो हमारी श्वसनी आई है, श्वसनी इंटर करी, इंटर करने के बाद अब ये टूट जाएगी। इंटर करने के बाद भी ये श्वसनी क्या होगी भाई, टूट जाएगी। ये श्वसनी जब टूटेगी तो ये श्वसनी टूटेगी भाई द्वितीयक श्वसनी के रूप में। ऐसे ऐसे बनेगा ना, ये श्वसनी टूटने लगेगी। दिख रहा है, नीले पेन से कुछ दिख रहा होगा ऐसे ना। और इसके बाद फिर इसमें भी ये टूटकर बिखर जाएंगी, ऐसे टूटकर क्या होंगे भाई, टूटकर ये भी इसमें बिखर जाएंगे। ठीक, और जैसे ही ये टूटकर बिखरेंगे ना, जैसे ही ये टूटकर क्या होंगे भाई, बिखरेंगे, तो इनमें आपको इस तरह से क्या लगा दिखेगा, इस तरह से आपको इसमें कूपिकाएं लगी हुई दिखेंगी। इस तरह से गुब्बारे जैसी इनकी क्या हो जाएगी भाई, गुब्बारे जैसी इनमें संरचनाएं लगी होंगी। वो हमारी क्या होंगी, कूपिकाएं होंगी। वो हमारी क्या होंगी भाई, कूपिकाएं होंगी। जो गुब्बारे जैसे ऐसे देख रहे हैं ना आपको, ये गुब्बारे जैसे संरचना, ये क्या हो जाएंगी, कूपिकाएं हो जाएंगी। तो चलिए जरा देखते हैं, अब नाम लिखना शुरू करते हैं, एक एक के बारे में समझना और जानना शुरू शुरू से क्या करते हैं भाई, समझते और जानते चलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम, इन्हें क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं वाह्य, वाह्य नासा छिद्र। वाह्य नासा क्या कहते हैं भाई, छिद्र, वाह्य नासा छिद्र। ठीक है, अब वाह्य नासा छिद्र के बाद फिर क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नासापथ। इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं नासापथ, नासापथ। बात समझ गए, इसको क्या कहते हैं, नासापथ कहते हैं। नासापथ के बाद फिर आती है ग्रसनी ना, फिर ग्रसनी के बाद आएगी भाई भोजन नली, तो निकल ही गई वो भोजन नली आपको दिखेगी, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद फिर आ जाएगा स्वर तंत्र। चलो भाई, ये हो गया वाह्य नासा छिद्र, ये हो गया नासापथ। ये आप यहाँ की बात कर लें, ये क्या है ना, तो इसका नाम क्या है भाई, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद फिर क्या होता है, हमने पढ़ा था ना ग्रासनाल, क्या पढ़ा था भाई, ग्रासनाल पढ़ा था ग्रसनी के बाद। फिर ग्रसनी के बाद हमने ग्रासनाल पढ़ा था, और क्या पढ़ा था ग्रसनी के बाद, फिर मैंने बताया था आपको ग्रसनली के बाद। तो इसमें आप क्या जाएगा, ग्रसनी के बाद अब क्या आ जाएगा, तो यहीं पे रहता है, इसे यहीं पे रहेगा भाई स्वरतंत्र। क्या रहता है, स्वरतंत्र ना, क्या रहेगा भाई, स्वरतंत्र। स्वरतंत्र के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगी, इसका नाम अगर आप लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगी भाई श्वसनी ना, क्या हो जाएगी, श्वसनी, ये श्वसनी ना। और ये यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, श्वसनी के बाद ये हो जाएगी प्राथमिक श्वसनी। कौन सी होगी, तो ये जो टूटी है, ये देख रहे हैं ना, ये वाली भाग, इसको हम कहते हैं प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक श्वसनी, क्या कहेंगे, प्राथमिक श्वसनी। और जरा आप देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीले नीले पेन से जैसे दिख रहा है, तो इस नीले नीले पेन का जो आपको दिख रहा होगा प्रक्रिया, उसे हम कहते हैं द्वितीयक श्वसनी। क्या कहते हैं, द्वितीयक, क्या कहेंगे भाई, द्वितीयक श्वसनी कहते हैं।
ठीक है। और आप फिर देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कुछ लाल कलर से ये डॉटेड बिंदु दिख रहे होंगे ना, लाल कलर से आपको दिख रहा होगा, ये जहां से मैं खींच रहा हूं ये कहलाता है तृतीयक। क्या कहलाता है भाई? तृतीयक श्वसनी कहलाती है। और तृतीयक श्वसनी के बाद आपको ये गुब्बारे जैसी जो संरचना दिख रही है इसे कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं भाई? कूपिका कहते हैं। और ये क्या होता है? तो ये जो संरचना आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। क्या कहते हैं भाई? डायाफ्राम कहते हैं। ठीक। तो ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया भाई? क्या बन के तैयार हो गया? तो ये आपका बन के तैयार हो गया मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन तैयार हो गया। और मानव श्वसन तंत्र में हमें पढ़ना किसको होता है मुख्य? तो किसको पढ़ते हैं हम? फेफड़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? फेफड़ा। क्या पढ़ना है? फेफड़ा। क्या कहते हो? लंग्स। क्या कहते हो भाई? लंग्स ना। इसी का चित्र हम आप बना रहे थे और पढ़ रहे थे। चलिए अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं। नासा छिद्र। नासा छिद्र के बारे में अगर बात कर लें भैया, तो नासा छिद्र कितने होते हैं? तो नासा छिद्र 2 होता है ना। नाक देखो हमारी अपनी, ये नाक, एक छिद्र, 2 छिद्र। नासा छिद्र कितने होते हैं? तो नासा छिद्र पूछे आपसे अगर, तो नासा छिद्र कितने होते हैं? तो नासा छिद्र होते हैं 2 ना। और देखो नासा छिद्र में यानी कि जो हमारा नासा पथ है, ये नाक का ये ऊपर वाला भाग, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें बालरोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? बालरोम। क्या पाए जाते हैं? बालरोम। बालरोम के साथ साथ इसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। चिपचिपा। क्या पाया जाता है भाई? चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। वो ये बालरोम और चिपचिपा यानी कि जो नाक में बाल होता है, और देखो जैसे जुखाम जैसे हमेशा आपको इसमें क्या होती है, वाष्प जैसे दिखती रहती है, वो चिपचिपा पदार्थ होते हैं। जब हम क्या करते हैं, धूप या फिर धूल कणों में जाते हैं तो वहाँ गर्दे जो उड़ते हैं या फिर जो वहाँ के डस्ट उड़ते रहते हैं वो हमारे फेफड़े में ना जाए, उसके लिए ईश्वर ने क्या रखा है भाई? यहाँ पे रखा है बालरोम और चिपचिपा पदार्थ। उसी में जाके वो सब क्या होते हैं, चिपक जाते हैं कण, वो हमारे फेफड़े तक नहीं जा पाते हैं। इसलिए ये हो गया, नासापथ हो गया। तो देखो जब आप ठंडियों में और गर्मियों में, ठंडियों के दिन जब आप सांस लेते हो तो ठंडी हवा जाती है, तो नासापथ को इतना लंबा ईश्वर ने बनाया है कि ठंडी हवा जाते 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 यहाँ तक जब तक पहुंचे तब तक ये शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। मतलब देखो जैसे ये मान लीजिए हमारा नासापथ है ना, तो जब यहाँ से ठंडी हवा प्रवेश करती है तो ये जाते 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 कहाँ तक? स्वर तंत्र को पार करे, जब श्वसनी में जब जाए भैया तब तक ये क्या हो जाए? मतलब शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। नहीं तो फिर हमारा लंग्स क्या होने लगेगा? जाम होने लगेगा ना। लंग्स क्या होने लगेगा भाई? जाम होने लगेगा। तो इसलिए ये यहाँ तक जाते जाते, और देखो गर्मियों के दिन में भी क्या होता है, आप लू रहता है, गर्म हवा रहती है, तो इसलिए इतना बड़ा ट्रैक इसलिए रखा जाता है। जब आप गर्म हवा लो तो यहाँ तक जाते जाते ये बॉडी टेम्परेचर के क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। फेफड़े को ना तो गर्म हवा चाहिए ना तो ठंडी हवा चाहिए, यानी कि ना तो गर्म ऑक्सीजन चाहिए ना तो ठंडी हवा। इसलिए नासापथ को इतना लंबा ईश्वर ने हमें आपको बनाकर दे दिया है। नासापथ को इतना लंबा ईश्वर ने हमें आपको क्या करके बना के दे दिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ग्रसनी। तो ग्रसनी का कोई काम है नहीं, बस एक रास्ता देती है आपको। स्वर तंत्र। स्वर तंत्र क्या है? यानी कि जो हम ध्वनि निकालते हैं, स्वर तंत्र ना, जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेरिंग्स कहते हैं। और ये हमें जीवों में पाया जाता है, पक्षियों में फेरिंग्स पाया जाता है। पक्षियों में ये स्वरतंत्र क्या होता है? फेरिंग्स पाया जाता है। हमारे अंदर पाया जाता है, क्या होता है उसे क्या कहते हैं आप? लेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, चलो भाई बात कर लेते हैं हम श्वसनी की। अब जरा समझना, श्वसनी जो होती है, श्वसनी में ये श्वसनी उपास्थियों से बनी होती है। किससे बनी होती है? उपास्थियों से बनी होती है। किससे बनी होती है भाई? उपास्थियों से श्वसनी बनी होती है। और इसमें सी आकार के छल्ले नुमा, देख रहे हैं ना जो मैं बना रहा हूँ, सी आकार के छल्ले नुमा संरचना लगी होती है श्वसनी। यहाँ से मैं खींच कर लिखूं तो इसके बारे में, श्वसनी ये किससे बनी होती है भाई? उपास्थि ना। किससे बनी होती है? उपास्थि से बनी होती है। ये उपास्थि क्या है? तो चलो जब समझना, उपास्थि का मतलब देखो, जो हमारे शरीर में एक क्या होती है? अस्थि होती है। एक क्या होता है? उपास्थि होती है। तो जो अस्थि होती है, ये अस्थि मतलब हड्डी, यानी कि ये कैसे होगी?
कठोर होगी, उपास्थि का मतलब होता है लचीला, नर्म, मुलायम। जैसे हमारा कान, कान कैसा है, कान की हड्डी कैसे है, ये उपास्थियों से बना है। क्यों? क्योंकि जैसे चाहो वैसे आप इनको मरोड़ सकते हो, समेट सकते हो, मतलब ऐसी जो बिल्कुल सॉफ्ट हो। अब आप हाथ के अंगूठे को मरोड़ो, नहीं तोड़ पाओ। क्यों? क्योंकि ये किससे बनी है, हड्डियों से बना है ना। और ये कान को ऐसे आप क्या करते हो, जैसे ही चाहे वैसे आप फोल्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये उपास्थियों से बना होता है। ऐसे जो हमारा श्वसनी है ना भाई, श्वसनी उपास्थियों से बना होता है। अगर इसमें सी आकार का छल्लानुमा संरचना ना हो, इसमें कैसा भाई, उपास्थियां, उपास्थियों से बनी होती हैं। इसमें सी आकार का, किस आकार का भैया, सी आकार का छल्ले नुमा ना, छल्ले नुमा क्या होती भाई, संरचना पाई जाती है। ये सी आकार की छल्ले नुमा संरचना ईश्वर ने इसलिए लगा के रखा है ताकि हमारी नली चिपके ना। नहीं तो पता चले कि जब आपने सांस, मतलब फेफड़े से सांस बाहर निकला, तो जैसे आपने गुब्बारा फुलाया, तो गुब्बारे में जब तक हवा भरी रहती है तो गुब्बारा फुला रहता है। जैसे गुब्बारे से हवा बाहर निकल जाती है तो वो चिपक जाता है ना। वो क्या होता है भाई, चिपक जाता है। तो चिपके ना, ये श्वसन नली चिपके ना, इसीलिए क्या भाई, ईश्वर ने हमें क्या लगाया, इसमें सी आकार के छल्ले नुमा संरचना लगा दी है, जिससे ये श्वसन नली चिपके ना। और श्वसन नली ना, ये कितने रूपों में बढ़ती है, दो रूपों में बढ़ती है। उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, प्राथमिक श्वसनी। ये भी, इसमें भी सी आकार की छल्ले नुमा होती है। प्राथमिक श्वसनी के बाद फिर द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी के बाद फिर तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी में क्या लगी होती है, कूपिका। क्या लगी होती है भाई, कूपिका। और यही कूपिका क्या करती है, इस कूपिका में वायु का भंडार होता है। क्या होता है भाई, वायु का भंडार होता है ना। क्या होती है, वायु का भंडार होता है ना। और वायु का भंडार का मतलब इसमें ऑक्सीजन ना, यही तो करती है। याद रखना, श्वसन हमारा फेफड़ा नहीं करती, हमारी कूपिकाएं करती हैं। और हवा को, यानी कि ऑक्सीजन को कौन खींचता है, कूपिका। कूपिका। और ये कूपिका लगभग एक फेफड़े में बात कर लें तो 10 लाख मतलब, हाँ, लगभग दोनों फेफड़ों में 10-12 के समथिंग हमें क्या मिलती है, कूपिकाओं की संख्या मिलती है। बहुत सारी ना 10 लाख समथिंग क्या मिलती है भाई, कूपिकाओं की हमें क्या मिल जाती है, संख्या मिल जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना, कूपिका ही क्या करती है, श्वसन का काम कौन करता है भाई, कूपिका, मतलब सॉरी, वायु को खींचने का काम और वायु को बाहर निकालने का काम। यानी कि जब भी आप सांस खींच रहे हो ना, तो सारे सांस कहाँ भर रहे हैं, तो सारे सांस आपकी कूपिकाओं में भर रहे हैं। इसलिए ये 52, जो आपने क्या 56 इंच का सीना क्यों बन जाता है, क्योंकि हमारी जो छोटी 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 कूपिकाएं होती हैं वो फूल जाती हैं जब आप सांस खींचते हो। तो इसलिए जब आप आर्मी या पुलिस की वैकेंसी या फिर भविष्य में जो देखने जाते हैं तो कहते हैं भाई 5 सेंटीमीटर का फुला, 5 इंच सीना फुलाओ। तो जब आप सांस खींचते हो ना, तो कूपिका में हवा भर जाता है, और वो कूपिका में हवा भरने के कारण फेफड़ा क्या हो जाता है भाई, चौड़ा हो जाता है। ठीक है। अब पूछे भाई, और इस श्वसन की क्रिया का पूरा मददगार कौन होता है, तो डायफ्राम होता है। डायफ्राम जब ऊपर चढ़ेगा तो कूपिकाएं पचक जाएंगी, और क्या होगा भाई, श्वसन नली के माध्यम से वायु बाहर निकल जाएगी। और डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो फिर क्या हो जाएंगी, हवाएं भर जाएंगी। जैसे आप साइकिल का पंप, साइकिल से कुछ काम करते हो, जब पंप भरते हो तो क्या करते हो, जब साइकिल का वो पंप जो वाल्व होता है, जैसे जैसे नीचे जाता है तो प्रेशर बन जाता है ना। और जैसे ऊपर खींचते हो तो वो मतलब कैसा हो जाता है, सुट हो जाता है ना। तो वही हाल होता है, डायफ्राम जब ऊपर चढ़ेगा, जैसे समझो जरा, मान लो, ये हमारा डायफ्राम है। ये जब ऊपर चढ़ेगा तो फिर यहाँ पे देखो, अब जैसे आपको कोई दबाए तो क्या होगा, जैसे कोई दबाएगा वैसे ऊपर चढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही इसको नीचे करोगे आप, तो यहाँ पे जगह ज्यादा बन जाएगी, तो यानी कि इसे ऊपर ठेलोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और ये डायफ्राम नीचे आएगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, कूपिकाओं में भर जाएंगी ना। तो आपसे पूछे, और याद रखना, मूल इकाई क्या है ना, मूल इकाई कूपिका क्या है भाई, ये फेफड़े की मूल इकाई है। किस क्या है, तो ये फेफड़े की क्या है, मूल इकाई। याद रखना, इसे ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है, फेफड़े की मूल इकाई क्या है, तो फेफड़े की मूल इकाई क्या होती है, कूपिका होती है, फेफड़े की मूल इकाई होती है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात, ये चीज समझ में आई होगी, हमारे जहाँ तक मैं आशा करता हूँ। और हाँ, अगर इतनी भी देख लियो भाई, तो हमारे लाइव को, यानी कि हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और हमारे चैनल पे अगर आपने यहाँ तक देखा, आपको अच्छा लगा, तो अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल
ये आपका चैनल है और इसी के माध्यम से हमने आपसे वचनबद्ध हैं कि हम आपको संपूर्ण कोर्सों का क्या देंगे भाई, पिटारा देंगे। चलो भाई, तो चलिए, इतना तो आपने इसको समझ लिया होगा। अगर इतना समझ लिया होगा तो चलिए हम इनके बारे में आपको डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझा दें जरा। तो चलिए समझिएगा कि डायग्राम के माध्यम से हम समझते कैसे हैं। तो सबसे पहले इंटर करेंगे हम, तो याद रखना ये रेड से नहीं लिखें। चलो भाई, हम ब्लू से लिखना शुरू करते हैं पहले। तो यहाँ से चला भाई O2, तो सबसे पहले O2 किसके पास मिलेगा? तो सबसे पहले पहुंचेगा कहाँ भाई? नासा छिद्र के पास। किसके पास पहुंचेगा? नासा छिद्र के पास। गैसीय विनिमय समझा रहे हैं ना, और नासा छिद्र के पास से जब क्या करे भाई, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? नासा छिद्र के पास, वातावरण से। ये क्या है? वातावरण से ना, वातावरण से। अब जरा देखो फिर आगे क्या हुआ। तो नासा छिद्र के बाद फिर आपने क्या लिखा है? फिर ऑक्सीजन चला, फिर ऑक्सीजन चला, किसके पास पहुंचेगा? नासा छिद्र के बाद फिर पहुंचा नासा पथ में। किसके पास पहुंचा भाई? नासा पथ में। और नासा पथ के बाद फिर आगे चलेगा, किसके पास पहुंचेगा? ग्रसनी के पास पहुंचेगा। किसके पास पहुंचेगा? ग्रसनी के पास पहुंचेगा, ग्रसनी ना। और ग्रसनी के बाद से चलेगा तो किसके पास पहुंचेगा? तो ग्रसनी के पास चला तो श्वसनी के पास पहुंचेगा। ग्रसनी के बाद किसके? स्वरतंत्र को छोड़ दीजिए, कोई लेना देना स्वरतंत्र से नहीं है। ग्रसनी के बाद फिर अगर आप लिखना भी चाहो तो चलो लिख लेते हैं भाई, जब लिखा है वहां पे तो लेरिंग्स लिख लीजिए आप। कहाँ पहुंचता भाई? लेरिंग्स में। लेरिंग्स के बाद फिर किस पे पहुंचेगा? तो लेरिंग्स के बाद जो पहुंच रही है गैस, कहाँ पे पहुंचेगी भाई? कहाँ पे पहुंच जाएगी? तो पहुंचेगी किस पे? तो देखो लेरिंग्स के बाद किस पे पहुंची? श्वसनी पर। श्वसनी के बाद फिर कहाँ पे पहुंचेगी ना, सॉरी अभी इसको हम बनाते हैं। श्वसनी के बाद फिर किस पे पहुंचेगी? तो ये प्राथमिक श्वसनी पे। कहाँ पे पहुंचेगी भाई? प्राथमिक श्वसनी। तो प्राथमिक श्वसनी के बाद शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, स्व करके 0 लिख दें। द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी के बाद फिर अगर पूछे ना, तो द्वितीयक श्वसनी के बाद फिर किसके पास आएगी? तो तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी के पास आएगी। अब तृतीयक श्वसनी से भी आगे चलेगी, ये जगह नहीं था इसलिए इस रोटेट कर रहे हैं, नहीं तो मिटा के। चलो ठीक है, तृतीयक श्वसनी के बाद फिर किसके पास आ जाती है? तो तृतीयक श्वसनी के बाद आएगी कूपिका ना। और यही कूपिका से ही फिर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जरा देखो, वातावरण से ऑक्सीजन गया नासा छिद्र में, नासा छिद्र के बाद नासा पथ, नासा पथ के बाद फिर ऑक्सीजन। देखो ये हमने बनाया किसके पास? ऑक्सीजन गया ग्रसनी, और ग्रसनी से फिर किसके पास आएगा भाई? लेरिंग्स के पास आया। किसके पास आ गया? लेरिंग्स के पास आया O2, और लेरिंग्स के पास से फिर श्वसनी में गया। कौन गया भाई? O2 गया। फिर श्वसनी के बाद फिर किसके पास गया? प्राथमिक श्वसनी के पास। प्राथमिक श्वसनी के बाद फिर किसके पास गया? द्वितीयक श्वसनी के पास। द्वितीयक श्वसनी के बाद फिर तृतीयक श्वसनी के पास ना। और ये तृतीयक श्वसनी के बाद से फिर किस पे गया भाई? तृतीयक श्वसनी के बाद से गया किस पे भाई? कूपिका पे। और कूपिका में ही इनका होता है भंडार, और कूपिका के पास किसके पास जाता है? तो चलो भाई, कूपिका के पास कूपिका के बाद जो रक्त जाता है, सॉरी जो ऑक्सीजन जाता है वो रक्त में जाता है, इसलिए हमने इसको लाल से लिख दिया ना। अब जरा देखना, ये हो गया गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? अब जैसे ही ये रक्त से क्या होगा भाई? रक्त में क्या मिला होता है? तो रक्त में होता है CO2। रक्त में क्या मिला होता है? CO2, क्योंकि जब आप किसी चीज को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ना। तो क्योंकि कोशिका माइक्रोकांडियम में होता है दहन की क्रिया, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है वो किस में मिल जाती है? तो रक्त में मिल जाती है। तो अब रक्त क्या करेगा? तुरंत क्या कर देगा भाई? कहेगा एक काम करो भाई, क्या ले लो आप? रक्त तुरंत दे देगा। किसको दे देगा ना? तो दे देगा इनको, कूपिका को दे देगा। किसको दे देगा भाई? कूपिका को। कहेगा एक काम करो भाई, आप CO2 को लेके जाओ ना। अब ये तुरंत CO2 उच्च सांद्रण के कारण आदान प्रदान हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा। फिर CO2 कूपिका भी अपने पास इनको नहीं रखेगा, तो किसको दे देगा? द्वितीयक श्वसनी को दे देगा CO2
कूपिका CO2 को तृतीयक श्वसनी को दे देगा, तृतीयक श्वसनी भी इनको अपने पास नहीं रखेगा, तृतीयक श्वसनी भी CO2 को अपने पास नहीं रखेगी, तो किसको दे देगी भाई? ये CO2 इनको दे दिया, फिर ये भी नहीं रखेगा तो किनको दे देगा? ये किसको देगा भाई? तो द्वितीयक श्वसनी प्राथमिक श्वसनी को क्या दे देगा? CO2। तुम भी ले जाओ भाई, इनको भी दे दिया, कहा तुम भी ले जाओ भाई CO2, हमें कोई जरूरत नहीं। इससे कहा ये भी कि तुम भी लेके जाओ, हमें तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ से ये लेके चले आए भाई ना CO2 को, यहाँ पे चला आया ग्रसनी के पास, ग्रसनी भी तुरंत क्या कर दी भाई? ट्रांसफर कर दी नासापथ को, नासापथ तुरंत ट्रांसफर कर दिया किसको? नासा छिद्र को। नासा छिद्र क्या काम किया? तुरंत भगा दिया इसको ना, दौड़ा के खेद दिया, खेद कर बाहर फेंक दिया, कहा भाई चलो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पे मिल जाएगी? फिर वातावरण में जाएगी घुल। कहाँ घुल जाएगी भाई? वातावरण में जाएगी घुल। तो आपने देखा ये गैसीय विनिमय है, गैसों का आदान प्रदान, यानी कि हम श्वसनीय हमारा गैस मतलब हम जो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन गैस कैसे ग्रहण करते हैं। तो आपसे पूछे गैसों का आदान प्रदान या गैसीय विनिमय कैसे होता है, तो आप लिखेंगे वातावरण से नासा छिद्र नासा। अच्छा, लिखने से अच्छा है कि आप इस तरह से अगर चित्र बना देंगे ना, टोटल का टोटल मतलब इस तरह से आप डायग्राम बना देंगे तो टोटल का टोटल प्रश्नों का नंबर आपको फट से मिल जाएगा ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, आपसे गैसीय विनिमय पूछे या फिर आपको सचित्र वर्णन पूछे तो पहले श्वसन का परिभाषा लिख देना, फिर चित्र बना देना, चित्र बनाने के बाद इसमें विशेष कुछ नहीं करना है, फिर इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, टोटल का टोटल नंबर आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता हो जाएगा कि नासा छिद्र में आपने लिख लिया बालरोम चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसे इतना जानकारी हो। नासापथ ग्रसनी श्वसन तंत्र होता है, लेरिंग्स ये उपास्थियां श्वसनी में क्या लगी? श्वसनी कैसी उपास्थियों से मिलकर बनी होती हैं जिसमें सी आकार की छल्लेनुमा संरचनाएं लगी होती हैं जो चिपकने नहीं देती नली को। फिर प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक, तृतीयक, फिर कूपिका। कूपिका में क्या होता है? वायु का भंडार का मतलब हो गया इसमें मतलब जितने मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर अन्य गैसें, मतलब ज्यादातर हमें किनको लेना होता है? ऑक्सीजन। तो यानी कि वायु का क्या होता है? भंडार होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? भंडार। और फेफड़े की मूल इकाई क्या कहलाती है? फेफड़े की मूल इकाई क्या कहलाती है भाई? कूपिका। फेफड़े की मूल इकाई क्या कहलाती है? कूपिका। श्वसन की क्रिया में सहायक कौन सा होता है भाई? डायफ्राम ना। डायफ्राम जो होता है ये श्वसन में बड़ा बिल्कुल बहुत सहायक होता है ना। ये जैसे ऊपर चढ़ेगा तो फिर वही क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और जैसे ये नीचे आएगा डायफ्राम वैसे ही ऑक्सीजन क्या होगा? कूपिकाओं में भर जाता है। ठीक है, देखो आपने देखा होगा ना, निमोनिया नाम एक बीमारी सुनी होगी, तो निमोनिया में क्या वैसे ही हमारे कूपिकाओं में थोड़ा सा वाष्प भरा होता है, और वाष्प हमें ठंडियों में दिखता है जब हम सांस को मतलब जब बोलते रहते हैं या सांस लेते रहते हैं तो आपको भाप जैसा निकलता हुआ दिखाई देता है। तो गर्मियों में भी ये निकलता है, लेकिन बस ये कि गर्मी में मतलब टेम्परेचर इतना होता है कि भाप हमें आपको समझ में नहीं आती। तो इसमें क्या होता है? कूपिका में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। अब जब इसमें पानी भर जाता है, निमोनिया की बात कर रहा हूँ, जब कूपिका में पानी भर जाता है तो इसमें पानी भर जाएगा तो फिर सांस कहाँ भरोगे ना, ऑक्सीजन कहाँ भरोगे? तो जब ऑक्सीजन भर नहीं पाओगे तो फिर इंसान को क्या होने लगती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो ये फिर निमोनिया का शिकायत का मतलब समझ गया ना, कूपिकाओं में पानी भर जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना। और इनके क्या कहते हैं भाई? इनके आवरण को सुरक्षा प्रदान कराने, यानी कि जो कूपिकाएं हैं इनको इनके सारे आवरण को जो सुरक्षा प्रदान कराता है उसका नाम क्या है भाई? इसका नाम तो आप जानते ही होंगे ना, तो जरा फट से बता दो कूपिकाओं को जो ये जो संरचना मतलब इनकी सुरक्षा जो प्रदान कराती है उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो अगर आप हमें बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखकर जरूर बताएंगे, क्या कहते हो ना, क्या कहते हो? जो हमारी ये फेफड़ा है, फेफड़े के बाहरी आवरण को क्या कहते हो? प्रश्न यही मैं पूछ रहा हूँ, जो ये फेफड़ा है, फेफड़े के बाहरी आवरण को क्या कहते हो आप? यही प्रश्न है मेरा। चलो ना, फेफड़े यहाँ पे लिख देता हूँ, फेफड़े के बाहरी आवरण को या फिर बाहरी आवरण का नाम क्या है? का नाम क्या है? तो उत्तर चलो लिख लेना भाई, प्लूरा। क्या नाम है? प्लूरा। प्लूरा, प्लूरा क्या नाम है? प्लूरा नाम है। बाहरी आवरण का नाम क्या है? प्लूरा। तो ये क्या काम करती है? फेफड़े के बाहरी आवरण का नाम पूछे तो प्लूरा है, बाहरी आवरण का नाम
प्लूरा है भाई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आपने इतना पढ़ लिया तो आप पढ़ लेंगे भाई इनके, थोड़ा सा बस यहीं पे हम इतने में देख लेते हैं। इस बॉक्स को जरा ध्यान से देखना, इसी बॉक्स के अंदर हम फेफड़े के बारे में पूरी कहानी आपको लिख देंगे, जरा समझना। फेफड़े को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो, एक होता है राइट नीला, एक क्या होता है, एक ना सॉरी राइट नीले कह रहे हैं हम, तो चले गए कार्डियक में। एक होता है लेफ्ट और एक क्या होगा राइट, यानी कि ये क्या है भाई ना, तो ये राइट है और ये कौन सा है, लेफ्ट है। तो यहाँ पे हम लिख दें भाई ये कितने भागों में बटे, दो। एक क्या है दायां फेफड़ा, एक क्या होगा भाई दायां फेफड़ा, एक होगा बायां फेफड़ा ना। एक क्या है भाई, एक होगा दायां फेफड़ा, एक क्या होगा बायां फेफड़ा। ठीक है, चलो आगे अगर आपसे बात कर ले, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा जो है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। अब आगे देखिएगा क्या होता है दाएं फेफड़े और, यानी कि ये क्या होता है राइट लंग्स ना, क्या होगा भाई राइट लंग्स, राइट लंग्स होता है, लंग्स। और ये क्या होगा लेफ्ट लंग्स। ठीक है, राइट जो इसी बात, इतना तो बात की बात है। चलो देख लें, एक होता है बायां फेफड़ा, एक क्या होता है दायां फेफड़ा, राइट लंग्स, और क्या होता है लेफ्ट लंग्स। इसे देखो जरा यहाँ पे देखना चित्र के माध्यम से, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं राइट, इसको क्या कहते हैं भाई राइट, और इसे क्या कहते हैं लेफ्ट, इसे क्या कहेंगे लेफ्ट, हमेशा याद रखना। क्यों, अब आपको लगेगा कि नहीं सर ये तो राइट है, ये आप ये लेफ्ट ये राइट, तो जरा देखो मैं सीधे खड़ा हो गया, ये हमारा राइट है ये हमारा लेफ्ट है, तो हमेशा कौन सा आएगा भाई राइट। आर्यल मसाला का नाम आपने सुना होगा, आर पहले यल बाद में, तो ये राइट है ये लेफ्ट है। ठीक है, तो चलो राइट निलय में अगर आपसे पूछे जो हमारा दायां फेफड़ा है, तो दाएं फेफड़े में 3 पाली होती है। कितनी पाली होती है भाई, तो पहली बात याद रखना 3 पाली होती है। कितनी पाली होती है, 3 पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती हैं, 3 पालियां। मतलब जरा देखो ऐसे समझो, यहाँ पे ये मान लो एक हो गया ये हो गया, तो ये ऐसे 3 भाग, एक हो गया पाली, 2 पाली 3 पाली हो गई। इनमें कितने हैं, 1 पाली 2 पाली, ये राइट है ये लेफ्ट है ना, ये राइट है और क्या है ये भाई लेफ्ट है। तो इनमें 2 पाली सॉरी 3 पाली, राइट में 3 पाली, लेफ्ट में कितनी पालियां होती हैं, तो राइट में 2 पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती भैया, 2 पालियां होती हैं। अब आगे अगर आपसे पूछ ले, ये तो पहली बात हो गई, दूसरी दूसरी क्या होती है, इनमें 2 होती है। अब दूसरी बात क्या कर लेते हैं, तो जो ये होता है ये कैसा होगा, अगर ये है ये क्या होता है भाई आकार में बड़ा होगा, आकार में क्या होगा बड़ा होगा, आकार में बड़ा होता है कौन सा दायां फेफड़ा, तो ये क्या होता है आकार में क्या होगा भाई छोटा होगा, आकार में क्या होगा छोटा होगा। तीसरी बात कर लें, ये आकार में अगर बड़ा है तो वजन में भी बड़ा होगा। इनका वजन कितना होता है, तो 700 ग्राम होता है। कितना वजन होता है, 700 ग्राम होता है। ठीक है, और इनकी बात कर लें तो ये आकार में छोटे हैं तो 600 ग्राम के होंगे वजन में। 600 ग्राम क्या होता है भाई वजन होता है ना, इनका भी वजन हो गया। बात अंतर समझते चलिएगा। अगली विशेषता क्या है, इनमें कार्डियक खांच नहीं पाई जाती है। क्या भाई, कार्डियक खांच नहीं पाई जाती, कार्डियक खांच ना नहीं, चलो कार्डियक खांच नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। इनमें पाई जाती है, इनमें क्या होती है भाई कार्डियक खांच पाई जाती है। अब ये खांच क्या है कार्डियक खांच, चलो देखो ये इतना हमने बताया इनका, ये यहाँ तक ले देख लीजिए इनका क्या है भाई राइट और लेफ्ट निलय का। कार्डियक खांच क्या है, तो ये आप ये भाग देख रहे हैं, ये भाग ये इतना धसा हुआ भाग ना आपको दिख रहा होगा, ये जो भाग है इतना ये वाला भाग ये दिख रहा है ना, इतना अंदर घुसा हुआ भाग दिख रहा है आपको, इसी को हम कहते हैं कार्डियक खांच। कार्डियक खांच का मतलब जो हमारा हृदय होता है वो यहीं में जाके लगभग 80% भाग इसके अंदर घुसा होता है, 20% कार्डियक खांच बीच वाले भाग में होता है। यानी कि जब भी हमारा देखो ये ना हृदय,
तो हृदय कहाँ पे होता है? लेफ्ट की तरफ होता है, राइट की तरफ नहीं होता। बेशक सब कहते हैं कि ये ना होता है, तभी तो लोग कहते हैं ना कि ये क्या भाई, हृदय जो होता है बेशक होता है लेफ्ट की तरफ, लेकिन सही निर्णय देता है, सही। तो यानी कि याद रखना, हमें जानकारी जो देता है सही, तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं। हमारा जो हृदय होता है वो बेशक लेफ्ट की तरफ होता है, लेकिन धड़कता कैसा भाई? राइट ही धड़कता है ना। तो ये हमारा याद, इसीलिए हम किस कहते हैं? कार्डियक खांच कहते हैं। खांच मतलब कहते हैं ना खोच है, खांच ये बना है, तो इसे हम कार्डियक खांच कहते हैं। तो आपसे अब जरा समझना, एक बार फिर ऐसे सरसरी निगाह से फटाफट कर लेना। देखो सीधी आपसे श्वसन कह दे, ये श्वसन क्या है? तो कोशिकीय स्तर पर कोशिकाओं द्वारा ना ऑक्सीजन का क्या करना भाई? ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 को परित्याग करना या मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन एक कैसा है? रासायनिक प्रक्रिया है जो जिसमें एंजाइमों की सहायता से ये श्वसन संपन्न होता है। तो सांस लेना, गैसों का विनिमय, सांस लेने की प्रक्रिया है, ये हमने पढ़ा था। तो बात कर लेते हैं हम इनकी, फेफड़े की। तो फेफड़े का सचित्र क्या होता है भाई? पहले नासा छिद्र होता है, ये दो दो होते हैं, एक और दो नासा छिद्र, इनमें बाल निकले होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बाल रोम कहते हैं। और क्या? चिपचिपा पदार्थ होता है इसमें, जो धूल कण उसी मिट्टी जाके चिपक जाती है, फेफड़े में ना जा पाए। नासापथ के बाद ग्रसनी के बाद स्वरतंत्र जिसे लेयरिंग कहते हैं। फिर श्वसनी क्या होती है? उपास्थि। इससे भाई उपास्थि से मतलब उपास्थियों से बनी होती है। उपास्थियों से क्या होती है? बनी होती है। और ये सी आकार के छल्ले नुमा क्या होती है? संरचना होती है। ये होती है भाई प्राथमिक श्वसनी ना, ये श्वसनी है, ये जो टूटी है प्राथमिक, फिर इसमें द्वितीयक भी है, और क्या भाई? तृतीयक श्वसनी भी होती है। तृतीयक श्वसनी के बाद कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाओं में मतलब ऑक्सीजन, यानी कि जितने भी हमारे लिए ऑक्सीजन का क्या होता है? भंडार होता है। और ये जो कूपिका होती है फेफड़ों की मूल इकाई होती है। श्वसन की क्रिया में कौन सा सहायक भाई? तो याद रखना, हमारा श्वसन तंत्र कौन सा है? अंग कौन सा भाई? फेफड़ा है। और इनमें जितने प्रयोग अंग हुए होते हैं वही श्वसन तंत्र कहलाते हैं। डायफ्राम की सहायता से श्वसन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ये जो हमारा फेफड़ा है ये दो प्रकार का होता है। किसमें? एक दायां फेफड़ा, एक बायां फेफड़ा। दाएं फेफड़े में 3 पाली और बाएं फेफड़े में 2 पाली पाई जाती है। आकार में ये बड़े होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। ये 700 ग्राम के होते हैं वजन में। ये कौन से? बाएं 600 के होते हैं। इसमें कार्डियक खांच नहीं पाया जाता, इसमें कार्डियक खांच नहीं है, इसमें कार्डियक खांच है। ये वाला भाग कार्डियक खांच का है, कार्डियक खांच पाया जाता है। तो और आपसे पूछे गैसीय विनिमय पूछे, तो गैसीय विनिमय का हमने ये स्ट्रक्चर आपको डायग्राम बनाया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे, मुख्य प्रश्न बनेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। मैंने जितना आज आपको बताया है बस इतना ऐसे ही आपने क्या कर दीजिए, आप पेपर में छाप दीजिए। टोटल का टोटल नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिख पढ़ के आए या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सभी नंबर आपको एग्जामिनर आपके कॉपी पर दे देगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ 2 चीजों को विशेष ध्यान रखना। कूपिका क्या है भाई? फेफड़े की मूल इकाई है ना। और श्वसन में सहायक डायफ्राम की सहायता से श्वसन क्या होती है? संपन्न होती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। हाँ, जाते जाते आपसे बस एक ही आग्रह और अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो ना, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ना, ताकि आपके इस मुहिम से हमारा क्या होता है भाई? उत्साहवर्धन होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, और जिसके साथ हम नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो कहना है जाते जाते एक ही बात आपसे कि क्यों जमी पर बैठकर आसमां देखते हो? क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखते हो? खोल दो अपना पंख, ये जबाना उड़ान देखता है। तो अपना पंख खोलो, ये जबाना उड़ान देखता है। तो अपने हौसलों का परचम इस आसमान पे लहराना है और मेरे कारवे को बहुत दूर तक ले जाना है। क्यों? क्योंकि आप ही हमारे इस कारवे के हो सुनहरे भविष्य, और आपसे ही हमारे मंजिल का होगा आरंभ और आगाज। और जब आरंभ और आगाज हो ही गया है तो फिर आप हमारे कारवे के साथ चलिए ना। चलने के लिए बहुत लोगों से आप बताइए कि यहाँ पे आपके अपने चैनल पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, इस तरह से कंटेंट दिया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे मस्त होके पढ़ेंगे और समझ में भी आया होगा। हाँ, तब तक के लिए बहुत 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 ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।